नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज समसामयिक घटना चक्र का जो है साइंस टेक वाला जो चैप्टर है, उस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरणीय विज्ञान संबंधित घटनाक्रमों की बात करेंगे, ठीक है? इसके पहले वाले क्लास में हम नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को कवर कर चुके हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये भी यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ और वनडे एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से साइंस टेक से जो है अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी यूपी पीसीएस और यूपीएससी में यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है साइंस टेक वाले पोर्शन से, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये भी बताते चलेंगे आपको कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा यूपी पीसीएस और अलग-अलग एग्जाम में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको पीडीएफ हर क्लास की मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए हम आपका टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत माहे। माहे जो है ये कम गहराई वाले जो जल क्षेत्र हैं वहाँ पे यह एक प्रकार से भारत की सुरक्षा को कैसे करेगा? तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले पूछ सकता है कि माहे निम्नलिखित में से है। इस तरह से आपको वन लाइनर में क्वेश्चन बना सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा पनडुब्बी रोधी है या एक प्रकार से ड्रोन है या कोई मिसाइल है। इस तरह से ऑप्शन आपको बना सकता है। और दूसरा टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि इसको जो है कौन-सी कंपनी बनाई है और साथ ही साथ जो है यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है या विदेशी तकनीकी से बना है और इस युद्धपोतक की जो है इसकी विशेषता क्या है? तो इतने टाइप से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है और इस श्रेणी के और भी कौन-कौन से पनडुब्बी रोधी जो है एक प्रकार से शस्त्र कौन-कौन से हैं? तो इस तरह से भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोतों, ठीक है? सबसे पहले कौन-सी कंपनी बनाई है? कौन-सी जो है भारत की कंपनी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है? और ये स्वदेशी रूप से, यहाँ पे देख लीजिए स्वदेशी रूप से बनी है और 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोतों एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का पहला पोत माहे 26 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया, ठीक है? एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट एक छोटा, तेज और उथले तटीय जल के लिए अनुकूल युद्धपोत है। जिसका मुख्य कार्य पनडुब्बियों का पता लगाना, ट्रैक करना और उन्हें नष्ट करना है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो इस जहाज को कौन बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। माहे का नामकरण केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह माहे के नाम से किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। माहे की प्राथमिक भूमिकाओं में तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्धक संचालक, उन्नत माइन परिचालन की क्षमता शामिल है। ठीक है? इसमें एक आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 12 ट्यूब मोर्टार प्रणाली, 2 ट्रिपल 324 मिलीमीटर हल्के टॉरपीडो ट्यूब आमतौर पर स्वदेशी एडवांस लाइट टॉरपीडो वाले लगे हैं, ठीक है? दागने वाले लगे हैं। तो यहाँ से भी जो है एक फैक्ट के रूप में आपको यहाँ से पीसीएस में पूछ सकता है। और इस श्रेणी के कौन-कौन से और भी जो एक प्रकार से जलपोत कौन-कौन से हैं? एक तो माहे हो गया और मालवन हो गया, मंगरोल हो गया, मालपे, मुल्पी और मगदाला हो गया, ठीक है? इसके सेंसर सेट में हल माउंटेन सोनार, अभय
उन्नत सक्रिय सह निष्क्रिय एकीकृत सोनार प्रणाली और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार शामिल है, जिसमें विभिन्न गहराइयों पर पनडुब्बियों को पता लगाया जा सकता है। तो ये इसमें जो एक प्रकार से इम्पोर्टेंस जो इसमें टेक्नोलॉजी है, वो क्या है? माउंटेन सोनार अभय, एक प्रकार से अभय नाम है उसका। उन्नत सक्रिय सह निष्क्रिय एकीकृत सोनार प्रणाली। अभय जो है एक सोनार प्रणाली है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व पहले GRSE निर्मित पोत INS अरलाला का कमीशन 18 जून 2025 को हुआ था। ठीक है। ASW शैलो वाटर क्राफ्ट कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ASW शैलो वाटर क्राफ्ट कार्यक्रम की परिकल्पना 2010 के दशक के शुरुआत में भारत की तटीय पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है। 2014 में बाय एंड मेक इंडियन श्रेणी के तहत निविदा जारी की गई, जिसमें भारतीय शिपयार्डों को आमंत्रित किया गया। आगे देखते हैं अगला फैक्ट। दूसरा जो आपका टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब यहाँ से जो है प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले ये पूछेगा कि यह जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट को जो है, इस रिपोर्ट में क्या खास बातें, कभी-कभी खास बातें भी पूछता है, और इसके पैरामीटर क्या हैं, खासकर यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में इसके पैरामीटर क्या हैं, इसके बारे में भी पूछता है। ठीक है। और बाकी ये टॉपिक जो है आपका मेंस के लिए भी ज़रूरी है। मेंस में जो है आप जो एनवायरनमेंट से टॉपिक संबंधित है, वहाँ पे आप एक प्रकार से वहाँ पे फोल्डर के रूप में आप इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके सुझाव आप वहाँ पे दे सकते हैं मेंस में खासकर। ठीक है। तो 29 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप जो है ने अपनी वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यूनेप। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2025 रनिंग ऑन एमटी जारी की है, जो विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन के लिए वैश्विक वित्तीय खाई के खतरनाक रूप से सीमा विस्तृत होने की चेतावनी देती है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति दुनिया की तैयारी, विशेषकर वित्तपोषण और कार्यान्वयन की गति को मापती है। ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है? एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट रनिंग ऑन एमटी। जारीकर्ता जो है यूनेप है, और जारी तिथि 29 अक्टूबर 2025 को। लक्ष्य क्या है? कोप 30 ब्राजील की अध्यक्षता के संदर्भ में वैश्विक सामूहिक प्रयास पर जोर, इसका मोटो है। ठीक है। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट श्रृंखला का प्रारंभ 2014 से किया गया। इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंस फैक्ट क्या है, जो आप मेंस में भी और प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष 310 से 365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान उपलब्ध वित्त 2023 के आंकड़े के अनुसार 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह आवश्यकता से 12 से 14 गुना कम है। इसका अर्थ है कि ग्लासगो जलवायु समझौते का अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ग्लासगो समझौता जो है आपका ब्रिटेन में हुआ था। ये यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि पहले से ही कमजोर देशों के लिए अनुकूलन ऋण जाल एडाप्टेशन इन्वेस्टमेंट ट्रैप का खतरा बढ़ रहा है। एक प्रमुख विकासशील राष्ट्र के रूप में रिपोर्ट भारत की स्थिति प्रयासों के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट। नीतिगत संगति। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC विभिन्न राज्यों की कार्य योजनाएं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की कृषि जल बुनियादी ढांचे में अनुकूलन को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता से मेल खाती है। ठीक है। दूसरा जो पहल है, लोक आधारित पहलें मिशन लाइफ
ये मिशन लाइफ जो है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जे यूज़ कर सकते हैं। लाइफ के ज़रिए व्यवहार परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मंच अनुकूलन उन्मुख सह लाभ देते हैं, ठीक है? बहुपक्षीय कूटनीति क्या है भारत की? G20 2023 की नई दिल्ली घोषणा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और अनुकूलन पर बल दिया गया, ठीक है? ये फैक्ट आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। परंतु बड़े पैमाने पर अनुकूलन निवेश हेतु रियायती अनुदान आधारित वैश्विक वित्त अभी भी निर्णायक रहेगा। जलवायु अनुकूलन की सफलता की दिशा में उठाए गए कदम, कुछ कदम क्या उठाए गए? नीतिगत स्वीकार्यता, 172 देशों के पास कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन ढांचा है जो जलवायु लचीलेपन को एक विकास आवश्यकता के रूप में सार्वभौमिक मान्यता को दर्शाता है, ठीक है? बहुपक्षीय वित्त पोषण में क्या वृद्धि है? हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, पर्यावरण अनुकूलन कोष जैसे UNFCCC के तहत जलवायु कोषों से वर्ष 2024 में 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामूहिक रूप से वितरण हुआ, जो पिछले 5 वर्षों के औसत से 86% अधिक है, ठीक है? जलवायु अनुकूलन के लिए प्रमुख सीमाएं, खामियां क्या हैं? निजी क्षेत्र की उदासीनता, निजी क्षेत्र जो है इन सब क्षेत्रों में जो है कम पार्टिसिपेट करते हैं, और कमजोर ट्रैकिंग प्रणाली, अनुकूलन की अनुकूलन की कमी का जोखिम। ध्यातव्य है, रिपोर्ट ने गंभीर अंतर को न्यूनतम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। तो जो न्यूनतम कार्रवाई जो रिपोर्ट में बताया गया है कौन-कौन से हैं? अनुदान आधारित सहायता का विस्तार करना, निजी क्षेत्र को सक्रिय करना, लचीलापन मैट्रिक्स का एकीकरण करना जिसमें बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट प्रणालियों को भीतर जलवायु लचीलेपन संकेतकों को शामिल करना, नियमित रूप से NAP का जो है एक प्रकार से अपडेट करना, ठीक है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडाप्टेशन का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भावी प्रभावों से जोखिम घटाने, लचीलापन बढ़ाने के लिए नीतियाँ, ढांचे निवेश करना। यह शमन मिटिगेशन से अलग है, जो उत्सर्जन घटाने पर केंद्रित है। एडाप्टेशन फाइनेंस वे सार्वजनिक निजी संसाधन हैं जो देशों को गर्मी लहर, बाढ़, समुद्री स्तर वृद्धि, सूखा इत्यादि से होने वाले नुकसान घटाने हेतु योजनाएं लागू करने में लगते हैं। एडाप्टेशन गैप वह खाई है जो आवश्यक वित्त क्षमता, वास्तविक प्रवाह, कार्यान्वयन के बीच बनी हुई है। पेरिस समझौते अनुच्छेद 7 में वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन निर्धारित करता है। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देखते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस। सबसे पहले यहाँ से जो प्रीलिम्स में, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, इसका बैठक जो है कहाँ पे हुआ, और उसमें कुछ और उसका डेट वगैरह भी प्रीसीएस को लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कब हुआ था और उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंस कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उस पे भी जो है आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात। और इसका बैठक कहाँ हुआ, ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे हुआ? संयुक्त अरब अमीरात, UAE के आबू धाबी शहर में हुआ था, ठीक है। फोरम 9 से 12 अक्टूबर 2025, एग्जीक्यूशन 9 से 13 अक्टूबर, मेंबर्स असेंबली 13 से 15 अक्टूबर 2025। यह सम्मेलन, जिसे प्राकृतिक संरक्षण विशेषज्ञों का सबसे बड़ा वैश्विक जमावड़ा माना जाता है। इस सम्मेलन में सरकार, नागरिक समाज,
स्वदेशी संगठन, व्यापार, शिक्षा जगत के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य आगामी दशक के वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करना और संरक्षण प्राथमिकताओं को निर्धारित करने हेतु एक साझा एजेंडा तैयार करना था। कांग्रेस में आईयूसीएन सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए जो वैश्विक संरक्षण नीति को प्रभावित करेंगे। ठीक है, संघ के लिए एक नई 20 वर्षीय रणनीतिक दृष्टि स्ट्रेटेजिक विजन को मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में 2027 विश्व संरक्षित एवं कंजर्व एरिया कांग्रेस के लिए अगले मेजबान देश के रूप में पनामा का चयन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। जीवाश्म ईंधन पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मोशन 042 पारित हुआ, जिसने पहली बार ईंधन उत्पादन को प्रकृति के लिए खतरा माना और वैश्विक फेज आउट तथा जस्ट ट्रांजिशन को दिशा में नीति समर्थन का आह्वान किया। भारत ने कांग्रेस में अपनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-2030 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातियों के विलुप्त जोखिम का आकलन करना है। साथ ही तमिलनाडु की पाक खाड़ी में अधिसूचित डुगोंग संरक्षण रिजर्व पर मोशन 025 के माध्यम से इसे उदाहरणीय मॉडल के रूप में मान्यता देने, समुदाय आधारित संरक्षण को प्रोत्साहित करने तथा समान पहल के प्रतिरूपण रिप्लिकेशन का आग्रह किया गया। ठीक है, आईयूसीएन के बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा सा। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम कर रहा है। वर्ष 1948 में स्थापित, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आईयूसीएन अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है, जो लगभग 1400 से ज्यादा सदस्य संगठनों और लगभग 17,000 विशेषज्ञों के ज्ञान संसाधनों पहुंच तक का उपयोग करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस जो डिसीजन लिया गया वो क्या क्या है? नेचर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन पर चर्चा हुई जो जैव विविधता के अनुकूलन को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से संरक्षित पुनर्जीवित करने पर बल देती है। ठीक है, और क्या डिसीजन लिया गया? स्वदेशी लोग और प्रकृति, इसमें क्या दिया? ये विशेष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि संरक्षण में स्वदेशी लोगों के योगदान को उजागर किया जाए। आगे देखते हैं युवा एवं व्यापार शिखर सम्मेलन। संरक्षण में युवाओं की भूमिका, संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यावसायिक नेताओं की भागीदारी पर केंद्रित अलग अलग शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2021 का आयोजन फ्रांस के मार्सिले में संपन्न हुआ। ये प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रांस के मार्सिले में हुआ। आईयूसीएन के रेड लिस्ट या रेड डाटा लिस्ट या रेड बुक 1964 में स्थापित संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन लाल सूची जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। आईयूसीएन रेड लिस्ट पर चर्चा करते समय आधिकारिक शब्द संकटग्रस्त 3 श्रेणियों का समूह है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त, लुप्तप्राय, कमजोर आदि जो है बताता है। ये विलुप्त, जंगल में विलुप्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, कमजोर, निकट संकटग्रस्त, कम से कम चिंताजनक, डाटा की कमी और मूल्यांकित नहीं। तो ये इसके जो है एक प्रकार से ये 9 समूह में डिवाइड है। ये इस आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो है 9 समूह में ये विभाजित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का विजन 2025 से 30 तक का
अनावरण किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने किया। यह पहल भारत में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विज्ञान आधारित रेड लिस्टिंग तंत्र स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वनस्पतियों जीवों की राष्ट्रीय रेड डाटा प्रकाशित करना है। ठीक है। रेड लिस्ट का रोड मैप क्या है? लॉन्च 9 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय रेड लिस्टिंग ढांचा तैयार करना। 2030 तक सभी मुख्य प्रजातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करना। आयुष्मान मानकों पर आधारित राष्ट्रीय डाटा का निर्माण करना। यह खासकर जो है मेंस के लिए भी जरूरी है ये टॉपिक। यह आयुष्मान वैश्विक के मानकों के अनुरूप जैव विविधता के राष्ट्रीय आकलन और संरक्षण को बढ़ावा देती है। साथ ही जैव विविधता पर सम्मेलन सीबीडी और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों से सामंजस्य स्थापित करती है। भारत का विजन 2025-30 लगभग 11,000 प्रजातियों, 7,000 वनस्पति, 4,000 जंतु के जोखिम आकलन का लक्ष्य तय करता है, जो कम से कम 300 आकलन करता 5 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का कैडर बनाता है। लगभग 30 राष्ट्रीय डाटा बुक प्रकाशित करने का रूपरेखा देता है। उल्लेखनीय है, भारत 14 मेगा डाइवर्स देशों में से है। यहाँ 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, पर यहाँ वैश्विक वनस्पतियों का 8% और जंतुओं का 7.5% के नियर अबाउट पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। ध्यातव्य, भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्ष 2022 में संशोधन के जरिए साइट्स परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों को शेड्यूल 4 में सम्मिलित कर दिया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। संबंधित नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं। इस पहल से डाटा आधारित संरक्षण प्राथमिकताएं तय होंगी। अनुदान, बजट, शोध प्राथमिकताएं अधिक लक्षित ढंग से आवंटित होंगी। 2030 तक क्या टारगेट है? 30 रेड डाटा बुक्स प्रकाशित, पूर्ण नेशनल रेड लिस्ट फ्लोरा फौना जारी करना। भारत के संदर्भ में आयुष्मान की संकटग्रस्त प्रजातियों का जो अपडेशन है उसमें क्या क्या है? जिन 4 प्रजातियों का अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया वे हैं इंडियन कॉर्सर, इंडियन रोलर, रूफस टेल्ड लार्क को निकट संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया। लॉन्ग बिल्ड ग्रासहॉपर बार्बलर को संकटग्रस्त सूची में जो है शामिल किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका जो है प्रीलिम्स के लिए खासकर। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। द्रव्य पोर्टल आयुर्विज्ञान के नाम पर डिजिटल भंडारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पोर्टल क्या है, कौन सा मंत्रालय जारी करता है और इस जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान को एकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आयुष पदार्थों के बहुमुखी मापदंड के डिजिटल पुनर्प्राप्ति एप्लीकेशन, डिजिटलाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत है। द्रव्य एक ओपन एक्सेस डिजिटल रिपोजिटरी है जो आयुर्वेद एवं अन्य आयुष प्रणालियों के औषधि पदार्थों का प्रमाणित ज्ञान का एक जगह उपलब्ध कराता है। तो ये पोर्टल के बारे में देखते हैं। पोर्टल जो है कौन सा मंत्रालय जारी किया? आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय
आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किया गया। और द्रव्य का शुभारंभ 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, गोवा धारगल कैंपस में। और आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर 2025 को। द्रव्य शब्द का आयुर्वेद में मूल आशय औषधि पदार्थ से है। तो ये सारे फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य पोर्टल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का देश का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार है। यह वैश्विक शोध और नीति निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत ओपन एक्सेस मंच प्रदान करता है। प्रथम चरण में इस पोर्टल में 100 औषधि पदार्थों से संबंधित डाटा शामिल किया गया। यह पोर्टल शास्त्रीय ग्रंथों, वैज्ञानिक साहित्य और क्षेत्रों अध्ययनों से प्राप्त जानकारी को एक साथ लाता है, जिसमें बहु-अनुशासनिक सत्यापन और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। द्रव्य पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता के साथ साझा तैयार किया गया है, जो विश्लेषण, खोज और भविष्य कहने वाला अनुसंधान के लिए सक्षम है। यह पोर्टल शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों के लिए विश्वसनीय डिजिटल संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जिससे आयुर्वेद का ज्ञान विश्व स्तर पर सुलभ होता है। कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट प्रीलिम्स के लिए। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे है? ये जामनगर, गुजरात में। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट वर्ष 2023 में गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। आयुर्वेद आयुष औषधियों का मूल नियमन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 व नियम अनुसूची EI 1945 के अंतर्गत। अनुसूची EI का आशय विषाक्त वनस्पति आधारित पदार्थों की सूची जिनका उपयोग आयुर्वेद सिद्ध यूनानी औषधियों में होता है। स्पार्क 40 पहल क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्टूबर 2025 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क 4 स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन पहल की घोषणा की। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। आयुर्वेद के स्नातक छात्रों में अनुसंधान पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी में व्यवहारिक अनुभव, लघु अवधि के स्वतंत्र प्रोजेक्ट प्रदान करके वैज्ञानिक जिज्ञासा, अनुसंधान योग्यता, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना। लाभार्थी कौन है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के 300 बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी छात्र, अंतिम वर्ष से पहले प्रथम वर्ष से चतुर्वर्ष के छात्र। शोध छात्रवृत्ति जो है 50,000 मिलेगा 2 महीने के लिए। और मेंटरशिप मार्गदर्शन प्रत्येक छात्र अपने ही कॉलेज के पूर्णकालिक संकाय मार्गदर्शन फैकल्टी गाइड के तहत अनुसंधान करेगा। पात्रता प्रतिबंध केवल मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों के अध्ययन कर रहे भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। इसमें प्रशिक्षु परस्नातक छात्र भारतीय अनिवासी NRI पात्र नहीं है। प्रति मार्गदर्शक केवल 2 छात्रों की अनुमति है। समूह प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड को निर्माण की मंजूरी। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, मैत्री सेकंड क्या है और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसी तरह से और भी कितने प्रोजेक्ट जो है भारत में मान्यता दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रीलिम्स में आ सकता है। वित्त मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मैत्री सेकंड के निर्माण की मंजूरी दे दी। यह भारत का प्रस्तावित चौथा अनुसंधान स्टेशन होगा। ये कौन सा स्टेशन है? चौथा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। जो पूर्वी
अंटार्कटिका में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? पूर्वी अंटार्कटिका। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस स्टेशन को जनवरी 2029 तक तैयार करने की योजना है और कब तक तैयार होगा? जनवरी 2029 तक। इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंस फैक्ट क्या-क्या है। भारत के 1980 के दशक में शुरुआत अंटार्कटिका में अनुसंधान कार्य शुरू किया गया था। पहला स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री कुछ वर्षों तक संचालित रहा। वर्तमान में भारत के 2 सक्रिय स्टेशन हैं, मैत्री 1989 से, भारती 2012 से। ये दोनों इम्पोर्टेंस फैक्ट है और डेट सहित डेट भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। पीसीएस वगैरह में खासकर डेट पूछता है। मैत्री स्टेशन सिरमारकर ओएसिस नामक 20 किमी लंबे बर्फ रहित भूभाग पर स्थापित है। यह समुद्र तल से 50 मीटर की ऊंचाई पर और तट से लगभग 100 किलोमीटर अंदर है। स्टेशन में मुख्य भवन, ईंधन फार्म, समर कैंप, लेबोरेटरी, शौचालय, पंप हाउस और अन्य मॉडल हैं। यहाँ 25 से 40 वैज्ञानिकों की ठहरने की सुविधा है। यह स्टेशन मूल रूप से 10 वर्षों के लिए बनाया गया था और अब पुराना हो चुका है। इसमें कचरा प्रबंधन से जुड़ी खामियां सामने आई हैं, इसलिए इसे भविष्य में ग्रीष्मकालीन शिविर के रूप में रखा जाएगा। ये सारे फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। मैत्री सेकंड की योजना 2023 के अंत में प्रस्तुत की गई थी। 4 अक्टूबर 2025 के लिए इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। यह स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिका में बनेगा। इस पर करीब 2000 करोड़ की खर्च आएगा। मौजूदा मैत्री स्टेशन से बड़ा और अधिक आधुनिक होगा, जिसमें गर्मी में सौर ऊर्जा और पूरे वर्ष तेज अंटार्कटिक हवाओं से पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इसमें स्वचालित यंत्रों की तैनाती की जाएगी, जो स्टेशन के खाली रहने पर भी डाटा रिकॉर्ड कर भारत को भेज सकेंगे। इसमें वैज्ञानिकों के लिए बेहतर आवास, आधुनिक शौचालय, शोध सुविधाएं होंगी। ध्यातव्य है कि परियोजना का संचालन राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा किया जा रहा है। तो इसका संचालन कौन करेगा? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान के एनसीपीओआर गोवा द्वारा किया जा रहा है। एनसीपीओआर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और कौन से मंत्रालय में आएगा ये? विज्ञान मंत्रालय के तहत। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। अंटार्कटिका कार्यक्रम भारत का जो है कब तक रहा? 1981 से शुरू हुआ था। इसका समन्वय राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र द्वारा, वो एक फैक्ट है। दक्षिणी गंगोत्री 1983 आपको पहले ही बता दिए। मैत्री 1989 जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के लैक प्रियदर्शनी के पास स्थित एक इनलैंड स्टेशन है। भारती 2012 में एक आधुनिक तटीय स्टेशन जो मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मैत्री 2 2029 तक तैयार होगा, निर्माणाधीन। इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ग्रीन स्टेशन बनाया जाएगा। इन स्टेशनों में अनुसंधान मुख्य रूप से आइस कोर, जलवायु अभिलेख, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, अंतरिक्ष, मौसम और जलवायु मॉडलिंग पर केंद्रित है। अंटार्कटिक कार्यक्रम, यह कार्यक्रम वर्ष 2007 में शुरू हुआ था। इसका समन्वय भी राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान केंद्र करता है। भारत का स्थानीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री नॉर्वे के नाई आइलेसुंड स्वालबर्ड में स्थित है। ठीक है, भारत का जो हिमाद्री है वो कहाँ पे है? ये नाई आइलेसुंड स्वालबर्ड। यहाँ अनुसंधान मुख्य रूप से आर्कटिक वार्मिंग, ध्रुव मानसून संबंधित और जैव विविधता पर केंद्रित है। भारत को 2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अंटार्कटिका के कुछ फैक्ट क्या हैं प्रीलिम्स के लिए? अंटार्कटिका 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका 98% जो है बर्फ की चादर से ढका है, जो करीब 2.5 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। यह पृथ्वी
यह क्षेत्र पृथ्वी के लगभग 70% मीठे जल का भंडार जो है रखता है। ध्रुवीय अभियानों को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कानून क्या-क्या हैं? भारत ये प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत अंटार्कटिका अधिनियम 2022 यह अंटार्कटिका संधि 1959 को लागू करता है। इसके तहत अंटार्कटिका शासन के केंद्रीय समिति गठित की गई है, सेंट्रल कमिटी ऑन अंटार्कटिका गवर्नेंस। इस कानून में खनन, परमाणु गतिविधियां, गैर देशज प्रजातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसमें परमिट प्रणाली, अंटार्कटिका फंड की व्यवस्था की गई है। उल्लंघन पर 20 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान है। अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 कुल 58 सदस्य देश हैं। भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया। यह संधि अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करता है। यह क्षेत्रीय दावों, सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाती है तथा पर्यावरण सहयोग को बढ़ाता है। मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 अंटार्कटिका को शांति एवं विज्ञान के लिए प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र घोषित करता है। खनिज संसाधनों के दोहन पर प्रतिबंध लगाता है। किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट) को अनिवार्य बनाता है। CCAMLR संधि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेस 1982 अंटार्कटिक समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाई गई संधि है। मछली पकड़ने और अन्य संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करती है ताकि पारिस्थितिकी संतुलित बना रहे। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व और IUCN की मान्यता। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय IUCN ने औपचारिक रूप से पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दे दी है। यह देश के समुद्री संरक्षण प्रयासों के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि है। उल्लेखनीय है कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस जो अबू धाबी में आयोजित हुआ था, मोशन 025 रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को IUCN के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को अपनाया गया। ध्यातव्य है तमिलनाडु सरकार ने 21 सितंबर 2022 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A का 1 के अंतर्गत पाकवे के उत्तरी भाग में डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया था। ध्यातव्य है कि डुगोंग या समुद्री गाय, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, के विशिष्ट तटीय क्षेत्रों में पाई जाते हैं जिसमें मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। वे समुद्री शाकाहारी जीव विश्व स्तर पर असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। IUCN के रेड लिस्ट में डुगोंग को असुरक्षित वनरेबल की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से श्रेणी में IUCN के घोषित किया गया है, वो कौन सा वनरेबल में। IUCN के प्रस्ताव में पाक खाड़ी के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को खतरे में डालने वाले जो कारक चिंता व्यक्त किया है, कौन-कौन से हैं? पर्यावरण का ह्रास, विनाशकारी मत्स्य, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को कोर रणनीति के रूप में अपनाया गया है। बांस, नारियल, रस्सी, लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली फ्रेम से सीग्रास पुनर्स्थापना के नवाचार पायलट किए गए हैं। आगे देखते हैं एशियाई हाथियों का DNA आधारित आकलन। इसमें देखते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तत्वाधान में अखिल भारतीय समकालिक हाथी आकलन ऑल इंडिया सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट एस्टिमेशन 2030
के हिस्से के रूप में देश का पहला डीएनए आधारित एशियाई हाथियों का जनसंख्या आकलन किया है। 14 अक्टूबर 2025 को भारत में पहली बार डीएनए आधारित विधि से जंगली एशियाई हाथियों की संख्या का वैज्ञानिक आकलन पूरा किया है, जिसे समकालिक अखिल भारतीय हाथी आकलन सी 2021-25 के रूप में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के अधीन संचालित किया। यह नया आकलन राष्ट्रीय स्तर पर नया बेसलाइन स्थापित करता है, पूर्ववर्ती गणनाओं से सीधे तुलनीय नहीं माना जाता है। ठीक है, एशियाई हाथी वैज्ञानिक के नाम एलिफस मैक्सिमस, गर्भाधान अवधि 22 माह, आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको जो है इंडेंजर्ड घोषित किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची ए में शामिल है। प्रमुख संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो सी जो है SAIEEC 2021-25 के तहत आकलन प्रक्रिया के चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण हाथी उपस्थिति का निर्धारण। इस चरण में अंतर्गत भारत को 100 वर्ग किमी की ग्रिडों में बांटा गया। एम स्ट्रिप्स मोबाइल एप्लीकेशन पर डिजिटल रूप से वन क्षेत्रों में जमीनी सर्वेक्षण किए गए। एम स्ट्रिप जो है ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में। इस चरण में हाथी की उपस्थिति, साइन इनकाउंटर्स, मानव हस्तक्षेप और आवास की स्थिति संबंधित डाटा एकत्र किया गया है, जिससे हाथी अधिभोग को मॉडल करने में मदद मिली। चरण सेकंड में क्या है? आवास से परिवर्तियों का उपयोग। अधिभोग व घनत्व को मॉडल करने के लिए वन क्षेत्र, वनस्पति, मानव पदचिह्न और रात की रोशनी से दूरी जैसे कारकों का उपयोग किया गया। चरण थर्ड में जनसंख्या का सटीक आकलन। जेनेटिक को मार्क रिकैप्चर के लिए क्षेत्र खोज विधि एरिया सर्च मेथड द्वारा हाथियों की लीद डंग एकत्रित की गई, जिसमें आनुवंशिक चिह्न पुनर्ग्रहण जेनेटिक मार्क रिकैप्चर तकनीकी का प्रयोग करके प्रयोगशाला में व्यक्तियों की पहचान की गई। ये सी कार्यक्रम जो है इसमें क्या क्या है? परिदृश्य पश्चिमी घाट और प्रमुख राज्य जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में, पूर्वोत्तर पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, शिवालिक पहाड़ियां और गंगा के मैदान, उत्तराखंड प्रमुख रूप से, मध्य भारत और पूर्वी घाट, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 23 फॉर 23 पहल। ये पहल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर के अवसर पर हिम तेंदुआ और उनके उच्च पर्वतीय परिस्थितियों तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 23 फॉर 23 पहल का शुभारंभ किया गया। ये पहल जो है किस उद्देश्य से किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। अभियान का केंद्रीय सिद्धांत देश भर के नागरिकों, संस्थाओं और सेना को 23 मिनट की शारीरिक गतिविधियां, पैदल चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, योग आदि समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान वैश्विक हिम तेंदुआ की परिस्थिति तंत्र संरक्षण कार्यक्रम हिम तेंदुआ ट्रस्ट, स्नो लेपर्ड ट्रस्ट की एक पहल है, जिसमें भारत में उत्सव का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। यह 12 हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों के अंतर सरकारी गठबंधन के लक्ष्यों के प्रति भारत के समर्पण की पुष्टि करता है और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और सिक्योर हिमालय परियोजना जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ संरेखित है। संरक्षण की स्थिति, कंजर्वेशन स्टेटस, आईयूसीएन रेड लिस्ट हिम तेंदुआ संकटापन्न रूप में सूचीबद्ध साइट्स 1975 से परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध।
प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण अभिसमय CMS 1986 से परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध। तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। अगला टॉपिक देते हैं, ICGS अक्षर क्या है? तो यहाँ से जो टॉपिक क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिम्स में, सबसे पहले अक्षर क्या है और उसको जो है किस उद्देश्य से बनाया गया, उसकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में जो है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अक्षर, ठीक है, ये कौन सा जहाज, किस टाइप का जहाज है? भारतीय तटरक्षक है जहाज। 4 अक्टूबर 2025 को पंडिचेरी के कराईकल पोर्ट पर औपचारिक रूप से कमीशन किया गया। यह अदम्य श्रेणी की 8 तीव्र गश्ती पोत कार्यक्रम का द्वितीय पोत है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। अदम्य श्रेणी 8 तीव्र गश्ती पोत की एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण गोवा के वास्को डी गामा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए किया जा रहा है। इस श्रृंखला में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अदम्य श्रेणी की तीव्र गश्ती पोत कौन-कौन से है? अदम्य का जो है 2025 को पारादीप में कमीशन किया गया। अक्षर 4 अक्टूबर 2025 कराईकल में कमीशन किया गया। अमूल्य व अक्षय 5 जनवरी 2025 को गोवा में। अचल 16 जून 2025 को लॉन्च किया गया। अटल जो है 29 जुलाई 2025 को। अजीत व अपराजित 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किए गए। अदम्य श्रेणी की जो पोत हैं कौन-कौन से? अदम्य, अक्षर, अमूल्य व अक्षर, अचल, अटल, अजीत व अपराजित। ICGS अक्षर का औपचारिक कमीशन रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहिल चावला ने किया था। अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी होता है, जो सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वच्छ समुद्री सुनिश्चित करने के प्रति भारतीय तटरक्षक बल के अटूट संकल्प और निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक का ध्येय मोटो क्या है? वयम रक्षम, वी प्रोटेक्ट। तटरक्षक का औपचारिक गठन, भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978। भारतीय तटरक्षक का बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी 1977 को। अंतरिम घटक, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को रेजिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अभी केवल कुछ ही देशों के पास है, जैसे चाइना, अमेरिका जैसे देशों के साथ, और भारत जो है उसमें से एक इम्पोर्टेंस जो है देश शामिल हो गया। अभी जो है केवल अमेरिका और चाइना के पास जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, और रूस के पास भी है। भारत की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO अपने उन्नत हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों के तहत ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास कर रही है। ध्वनि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है जो उच्च ऊंचाई पर हाइपरसोनिक गति से यात्रा करते हुए तीव्र दिशा परिवर्तन करने में सक्षम है। इस मिसाइल की परिचालन रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर है, जिसमें भारत की अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM की पहुंच लगभग 2 गुनी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि इस मिसाइल को पहले अत्यधिक ऊंचाई तक लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद वायुमंडल में हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड फेज में प्रवेश करती है। इस चरण में यह मध्य पथ मिड कोर्स में अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे इसका मार्ग अप्रत्याशित हो जाता है और यह रडार एवं एंटी मिसाइल सिस्टम से बच निकलती है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। इस मिसाइल की ब्लेंडेड विंग बॉडी कॉन्फ़िगरेशन क्षमता लिफ्ट को बढ़ाती है, एरोडायनेमिक्स ड्रैग को कम करती है, जिससे उच्च स्थिरता मिलती है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरेमिक कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो 2000 सेल्सियस से 3000
सेल्सियस टेम्परेचर तक सहन कर सकती है, जो मिसाइल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाता है। स्टील्थ विशेषताओं के रूप में कौड़ी सतह और चिकनी बाहरी ढांचे इसके रेड क्रॉस सेक्शन को न्यूनतम करते हैं, जिससे यह शत्रु रडार के लगभग अदृश्य रहती हैं। इसमें जितने भी फैक्ट हैं सब प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला टॉपिक देखते हैं, आईसीजीएस अजीत, आईसीजीएस अपराजित का जलावरण। और 24 अक्टूबर 2025 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजीएस की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 उन्नत तीव्र गति पोत आईसीजीएस अजीत, आईसीजीएस अपराजित का जलावतरण किया गया। सबसे पहले ये किस टाइप के पोत हैं? तीव्र गश्ती पोत हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी प्रीलिम्स में आ सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यह तीव्र गश्ती पोत भारत की स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता बेहतरीन उदाहरण है, जिसका डिजाइन निर्माण पूरी तरह से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। यह पोत स्वदेशी है या विदेशी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में पहली बार इस श्रेणी के पोतों का नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर सीपीपी की तकनीकी का उपयोग किया गया। कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर सीपीपी के माध्यम से समुद्र में रहते हुए ब्लेड पिच बदलकर जहाज को तेज मोड, त्वरित रिवर्स ब्रेकिंग और बेहतर ईंधन दम क्षमता मिलती है, जो तटीय स्टॉप गो गश्त के लिए आदर्श है। आईसीजीएस अजीत, आईसीजीएस अपराजित की विशेषता क्या है? ये तटीय निगरानी गश्ती लगभग 24 घंटा करने में जो है एक प्रकार से इम्पोर्टेंस है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो है निगरानी कर सकता है। मत्स्य संरक्षण को जो है प्रोटेक्शन दे सकता है। तस्करी एवं समुद्री डकैती रोधी अभियान में शामिल होके उसको मजबूती प्रदान कर सकता है। खोज एवं बचाव का काम जो है आसानी से कर सकता है। सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, ये सिस्टम जो है क्या है, इसके बारे में आपको जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय सेना ने उभरते हवाई खतरों से निपटने की परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS ग्रिड प्रणाली की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सक्षम का पूर्ण रूप क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। यह एक स्वदेशी विकसित काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS ग्रिड प्रणाली है, जिसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल गाजियाबाद द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन के ड्रोन, क्वाडकॉप्टर ड्रोन, मानव रहित हवाई प्रणालियों को रियल टाइम में पता लगाना, ट्रैक करना, पहचान करना और निष्क्रिय करना। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन को रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से पहचानती है। ध्यातव्य है कि सॉफ्ट किल के अंतर्गत जैमिंग व स्पूफिंग जैसे उपाय आते हैं, जबकि हार्ड किल में ड्रोन को मार गिराना शामिल है। सक्षम मुख्यतः कमांड एंड कंट्रोल ग्रिड है, जो सॉफ्ट एवं हार्ड किल साधनों का एकीकरण करता है। यह प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग का उपयोग कर संभावित खतरों का विश्लेषण करता है। यह सेना के विभिन्न डिवीजनों को एकीकृत मान्य साझा चित्र रिकॉग्नाइज्ड UAS पिक्चर प्रदान करता है। यह ग्रिड प्रणाली भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के साथ एकीकृत है, जिससे नियंत्रण और समन्वय आसान होता है। यह प्रणाली आकाश तीर प्रणाली से इनपुट प्रदान कर सभी मित्रवत, तटस्थ और शत्रुतापूर्ण हवाई उपयोगकर्ताओं का मानचित्रण करती है।
पारंपरिक वायु रक्षा प्रणाली इतनी नज़दीकी और निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन को पकड़ने में सक्षम नहीं होती। सक्षम ग्रिड प्रणाली की उपयोगिता इस रूप में अत्यधिक प्रभावी हो सकती है। सक्षम एयर लिटोरल भूमि से 3000 मीटर ऊंचाई या 10,000 फीट की ऊंचाई तक क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है। भविष्य के युद्धों में ड्रोन स्वार्म और एआई आधारित हमलों की आशंका को देखते हुए सक्षम जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। 3 उन्नत जहाजों का जलावतरण। कौन-कौन से जहाज हैं? BY-528 मगदाला। यह पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है। 3 डीजल इंजनों द्वारा संचालित जल जेट प्रणालियों से युक्त ये जहाज अत्यधिक सेंसर हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है, जिनमें हल माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, NSG-30 गन, स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन शामिल है। ये सभी उपकरण पोत की समुद्री निगरानी हमलावर क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाते हैं। मगदाला का प्रक्षेपण जहाज निर्माण, हथियार, सेंसर, उन्नत संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों में भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की सतत खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित पोत मगदाला एक हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना में निर्णायक और सतर्क क्षमताएं प्रदान करता है। डीसी डीसीआई ड्रेज गोदावरी भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर। यह ट्रेलर सक्शन हापर ड्रेजर भारत में अब तक स्वदेशी रूप से निर्मित सबसे बड़ा TSHD है। लगभग 36 मीटर की गहराई से ड्रेजिंग करने में सक्षम है। इस ड्रेजर का उपयोग राष्ट्रीय जलमार्गों में विकास, बंदरगाह निर्माण, समुद्री इंजीनियरिंग परियोजना में किया जाएगा, जो देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पर्यावरण अनुकूल सेवा पोत CSOV। तीसरा पोत एक हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक मेथनॉल रेडी प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल है। यह पोत हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक मेथनॉल रेडी प्रणोदक प्रणाली द्वारा चलेगा तथा तटीय समुद्री दायित्वों के अतिरिक्त ऑफशोर बिड एवं अन्य समर्थन सेवा के लिए डिजाइन किया गया। नेफ्रिथ्रोमाइसिन यह प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है। ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन तैयार कर ली है, जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है और विशेष रूप से कैंसर रोगियों तथा नियंत्रित न होने वाले मधुमेह के बीमारियों के लिए उपयोगी है। रोगाणुरोधी प्रतिरोधी AMR क्या है ये? एंटीमाइक्रोबियल में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल, एंटीपैरासिटिक्स आदि शामिल है। ये दवाएं जिनका उपयोग मनुष्य और पशुओं पौधों में संक्रमण रोगों की रोकथाम और उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। AMR ऐसी स्थिति है जब जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी रोगाणु के औषधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमणों का इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है। ठीक है। एंटीबायोटिक को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बिराक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल
के सहयोग से विकसित किया गया। तो सबसे पहले ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए खासकर। ध्यातव्य है कि बिराक को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और ये किसका उपक्रम है? ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है। नेफिथ्रोमाइसिन को फार्मा कंपनी वॉकहार्ट द्वारा मिकनॉक ब्रांड नाम से बाजार में पेश किया गया। ये भी जो है पूछ सकता है प्रीलिम्स में। यह भारत का सबसे स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है जिसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध एएमआर से निपटने के लिए बनाया गया। ठीक है। इस एंटीबायोटिक के विकास के फलस्वरूप सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया का उपचार संभव हो सकेगा। उल्लेखनीय है सीएबीपी कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया निमोनिया एक गंभीर रोग है जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु के कारण होता है। यह रोग बच्चों, बुजुर्गों के साथ-साथ मधुमेह, कैंसर आदि से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों को प्रभावित करता है। नेफिथ्रोमाइसिन का विकास एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर अपने वर्ग में पिछले 30 वर्षों में विकसित पहला नया एंटीबायोटिक है। तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्दी ही हम नए क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय माँ भारती।